गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 14 जुलाई से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप उचित कमेंट किया करें। तो शुरू करते हैं हम पहला प्रश्न करंट अफेयर का। प्रश्न है हमारा, हाल ही में आम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन इसके हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। ये जो महोत्सव आम महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लखनऊ में। और इसके बारे में बता दें आपको, एक मिनट। आगे है इसमें मैटर। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें फलों के राजा आम की सैकड़ों अलग अलग किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें दशहरी, पाली, लंगड़ा, अंगूरी और अरुणिमा जैसी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा योगी राज आम का ही है। ठीक, अगर पूछ ले योगी राज किसकी किस्म है तो आपको बताना है योगी राज जो है आम की किस्म है। ठीक, पूछ लिया जाता है फसलों की किस्म। आगे इसमें बता दें तो S.C. शुक्ला ने आम की करीब 250 किस्में अपनी स्टॉल पर लगाई। उन्हें सरकार की तरफ से आम की सर्वाधिक वैरायटी का फर्स्ट प्राइज मिला है। ठीक, और देश में जो दशहरी आम 40 से 50 रुपये किलो मिलता है, वही विदेश में 900 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है, जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है। ठीक, इतने रुपए में मिलता है और इतने रुपए में भारत में मिलता है। और आम सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, मलिहाबाद में। ठीक, लखनऊ के पास है मलिहाबाद में। और विदेशों में सबसे ज़्यादा मलिहाबाद का ही आम जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, नासा ने एलियन हेस्टिंग टेलीस्कोप, एक मिनट इसको चेंज, एलियन हेस्टिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल बर्ड्स ऑब्जर्वेटरी को किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने की घोषणा की? 2030, 2040, 2026 या 2031। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, 2040 तक इसको प्रक्षेपित करने की घोषणा की। ठीक, और आगे इसमें बता दें तो हैबिटेबल बर्ड ऑब्जर्वेटरी 2040 तक लॉन्च करने की तैयारी है नासा की, यानी एलियंस रहते हैं यहाँ पे, इसकी खोज करनी है। तो हैबिटेबल बर्ड्स ऑब्जर्वेटरी से 2040 के आसपास इस टेलीस्कोप के प्रक्षेपण की योजना है। इसका लक्ष्य क्या है? तो हमारे सौरमंडल के बाहर ऐसे ग्रह की खोज करना जहाँ लोग रहते हैं, जो अभी हम लोग देखते थे एलियंस की जानकारी करते थे फिल्मों में, तो उसकी रियलिटी में जानकारी अब होगी अन्य ग्रहों पे। तो नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि वे टेलीस्कोप की मदद से 2050 तक ऐसे ग्रह की खोज करेंगे जहां जीवन हो। और नासा के बारे में बता दें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 19 जुलाई 1958 को। अध्यक्ष इसके क्या हैं वर्तमान में? तो बिल नेल्सन है। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में। और भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? तो इसरो है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सोमनाथ। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश की वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैंक में भागीदारी की? बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे राष्ट्र, मतलब कई देशों का ये सम्मेलन होता है युद्ध में। तो ऑप्शन इसके हैं भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या अफ्रीका। तो भारतीय सेना जो है अभी वायुसेना भारत की ऑस्ट्रेलिया में गई है युद्ध अभ्यास पिच ब्लैंक में भागीदार बनने के लिए। तो वायुसेना IAF की एक टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास पिच ब्लैंक 2024 में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बेस हार्विन पहुंच गई है। यह अभ्यास जो है 12 जुलाई 2024 से 2 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। और इसमें बताएं तो यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय व द्विवार्षिक वायु अभ्यास होता है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, जिसकी कुल लंबाई 1296 किलोमीटर है। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोयना में 6 किलोमीटर गहरे देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की? तो गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, गोवा,
तो कोयना जो है ये फिलहाल महाराष्ट्र में पड़ता है। कोयना नदी पे कोयना बांध भी बनाया गया है, तो ये वहीं से है। तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में कोयना में 6 किलोमीटर गहरे देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की। एल के तहत इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह को 6 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल करना और वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण करना है। महाराष्ट्र के कोयना वारणा क्षेत्र में सक्रिय फॉल्ट जोन में जलाशय ट्रिगर और भूकंपों की समझ को बढ़ाने में मदद मिलेगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, वर्तमान में यहाँ के जो सीएम हैं एकनाथ शिंदे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस तारीख को संविधान हत्या दिवस घोषित किया? इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन क्योंकि अभी नया घोषित हुआ है। ऑप्शन इसके हैं 23 जून, 26 जून, 25 जून या 27 जून। तो सही जवाब इसका है सी ऑप्शन, 25 जून को जो है केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। अब इसका मैटर क्या है, तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई थी और इंदिरा गांधी के शासनकाल में यह हुआ था और उस समय की सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया था। इंदिरा गांधी सरकार चला रही थी तब और उन्हीं ने आपातकाल की घोषणा की थी और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में, तो इसको याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है, नाबार्ड ने किस राज्य में एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो जनजाति के देख के आप झारखंड मत लगा देना, इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल ये होगा केरल। सही जवाब, केरल में ये जनजाति विकास कार्यक्रम शुरू हुआ है और नाबार्ड ने केरल में एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 8 जुलाई को पुलथुपुझा पंचायत में एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम शुरू करेगा। कोल्लम में इसकी पहली पहल होगी। और कोल्लम के बारे में बता दें तो कोल्लम एक ऐसा जिला है जो पूर्ण रूप से संविधान साक्षर। संविधान साक्षर का मतलब होता है वहाँ के हर व्यक्ति को संविधान के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक, इसीलिए उसे पूर्ण साक्षर जिला घोषित कर दिया गया है जो केरल में स्थित है। और पर्यावरण संगठन थानल इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी होगी जिसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में आदिवासी परिवारों की आजीविका को बदलना। और इस परियोजना का उद्घाटन जो है नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक बैजू एन कुरूप करेंगे और 5 साल की इस पहल का लक्ष्य 8 बस्तियों में रहने वाले 413 परिवारों की अस्थायी आजीविका को कृषि संवर्धन करना। नाबार्ड है क्या? तो नाबार्ड जो है कृषि के लिए किसानों को ऋण देती है। इसकी स्थापना के बारे में बताएं तो 12 जुलाई 1982 में हुई थी इसकी स्थापना और इसके वर्तमान में अध्यक्ष श्री साजी केवी हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस देश में 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता के अवशेष खोजे गए? इटली, ब्राज़ील, पेरू या अफ्रीका? तो सही जवाब है ये पेरू में खोजा गया, दक्षिण अमेरिका का देश है, सबसे छोटा देश। तो इसके बारे में बताएं तो पेरू में खोजे गए हैं 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता के अवशेष और इस खोज में 11 लोगों को 100 मिले हैं जिन पर बेशकीमती गहने मतलब पहने हुए हैं। पेरू में पुरातत्वविदों ने चीमू सभ्यता के धनी सदस्यों के अवशेष खोजे। यह इंका सभ्यता से पहले का एक समाज था जो प्रशांत महासागर और इंडीज पहाड़ों के बीच सूखे मैदानों में सदियों तक फला फूला था। और इसकी राजधानी की बात बताएं तो चीमू सभ्यता की प्राचीन राजधानी क्या थी? चान थी, जहां ये अवशेष पाए गए। यह शहर अपनी विस्तृत मिट्टी ईंट वास्तुकला के लिए जाना जाता था जो कभी दुनिया के सबसे बड़े एडोब शहरों में से था। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको। और इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की? सिक्किम, झारखंड, राजस्थान या उत्तराखंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा राजस्थान में इसकी घोषणा हुई है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। अब ये है क्या, तो पशुपालकों के हितों का ध्यान रखते हुए बजट घोषणा भी हुई है राजस्थान में 2024-25 में, जिसमें दुधारू पशुओं के साथ साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। योजना की शुरुआत में 400 करोड़ रुपए का व्यय कर 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा
और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हैं, यहाँ के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री, ने सदन में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत दुधारू गाय भैंस के लिए 5-5 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। और भी घोषणाएं हैं जो की जानी है। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने कामधेनु पशु बीमा योजना लागू की थी, जिसमें दुधारू पशुओं को 40,000 रुपये के हिसाब से बीमा दिया गया था। और इसमें ऊँट के लिए 1 लाख का बीमा होगा, बकरियों के लिए भी होगा, समझे। तो जो भी जानवर हैं पालतू, उनके लिए बीमा की योजना हुई है राजस्थान में। और इस समय वो राजस्थान की राजधानी फिलहाल जयपुर ही है। और यहाँ वर्तमान में जो ज़िले हो गए हैं 51 है, क्योंकि 19 प्लस ज़िले अभी नए बने हैं, पहले इसमें 33 ज़िले थे। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बेन स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6,000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बने हैं। ये किस देश के रहने वाले हैं? तो ये बेन स्टोक्स फिलहाल कप्तान है। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका, कनाडा, फिलहाल इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड के रहने वाले हैं ये क्रिकेट खिलाड़ी। और बेन स्टोक्स क्रिकेट के इतिहास में 200 विकेट और 6,000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। स्टोक्स ने कल लॉर्ड्स जो है इंग्लैंड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, में वेस्ट इंडीज के पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में किर्क मैकेंजी का विकेट लेने के बाद यह उपलब्धि हासिल इन्होंने की है। और इससे पहले यह अद्भुत जो रिकॉर्ड था बनाने में 2 खिलाड़ी आगे हैं, सर गारफील्ड और सोबर्स जैक्स हेनरी कैलिस, जो एक कैलिस है अफ्रीका के खिलाड़ी है, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? शांतनु मिश्रा, नलिनी सिंह, सत्येंद्र या पूनम गुप्ता? राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन होगा। पूनम गुप्ता जो है 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता की है इन्होंने। तो 16वें वित्त आयोग यानी पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद गठन किया। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद गठन कर दिया। और 16वें वित्त आयोग का गठन जो है 31 दिसंबर 2023 को किया गया। अगर पूछ ले संविधान के अनुसार वित्त आयोग का गठन किस में हुआ, तो इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 280, जिसमें वित्त आयोग का वर्णन किया गया है, ठीक। तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट थे। और जो भी बिहार से संबंधित परीक्षा देने जा रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो फिलहाल अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर और भी जो परीक्षाएं लगी हुई हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी अगस्त में शायद बिहार का शिक्षक भर्ती जो है वो ज्वाइनिंग करवाएगा। उसके तुरंत बाद दूसरी भर्ती फिर निकलेगी। तो फिलहाल पढ़ते रहना चाहिए इसको, और आगे काम देगा। और DSSB के जो भी स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली सब ऑर्डिनेट जो शिक्षक भर्ती लगी हुई है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न पर्सनल बिहार से नहीं है, इसमें ऑल इंडिया लेवल के हैं। तो प्रश्न अधिकतर इसमें से पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा और पढ़िएगा इसको अच्छे से, तैयारी करते रहिए। आज नहीं तो कल अगर प्रयास आपका अच्छा रहेगा तो फिर हार मिलेगी। और कभी पढ़ाई से हार मत मानना, ठीक, क्योंकि आज की बेरोजगारी से बेहतर है कि पढ़ाई में थोड़ा लगे रहेंगे। भर्तियां जब भी आएँ तो उसमें सिलेक्शन होना सुनिश्चित हो जाएगा, ठीक है आपका। तो आप पढ़ाई से बिल्कुल ना घबराइए, हम आपको रोज़ रेगुलर नई क्लास देते रहेंगे आपकी पढ़ाई के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और सभी दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक किया करें। बाय सभी को।